जेठानी से अच्छी दुश्मन। ये क्या चल रहा है यहाँ? सुबह सुबह इतनी गर्मी में क्या बन रहा है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है? अरे बरखा बहू आओ, देखो ना आज मयंक का जन्मदिन है तो सोचा सुबह के नाश्ते में थोड़ा पनीर बना लूं और साथ में पूड़ियाँ। आखिर बच्चे का जन्मदिन साल में एक बार आता है। हाँ भाभी, भाई को पनीर बहुत पसंद है ना, तो मम्मी ने कहा है कि आज उनकी पसंद का ही खाना बनेगा। पनीर? वाह, आप लोगों को तो जैसे पैसे पेड़ पर उगती हुई दिख रही हैं। क्या पनीर आजकल मुफ्त में आता है? मम्मी जी, क्या आपको अंदाजा भी है कि दूध और पनीर के दाम कहाँ पहुँच गए हैं? आप लोग तो ऐसे ऐश कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़े खानदान के नवाब हो। बहू ये तुम क्या कह रही हो? पनीर कोई इतनी भी महंगी चीज नहीं है कि हम मयंक के जन्मदिन पर ना बना सके। आखिर वो भी तो इस घर का बेटा है। बेटा है तो क्या हुआ? क्या उसकी जेब से पैसे आ रहे हैं? मम्मी जी याद रखिएगा कि आज इस घर का चूल्हा मेरे पापा के दिए हुए पैसों से जल रहा है। आपके पति का बिजनेस तो कब का डूब चुका है। मेरे पापा अगर मदद न भेजे तो पनीर तो क्या, आप लोगों को सूखी रोटी के भी लाले पड़ जाएं। भाभी, आज भाई का जन्मदिन है, कम से कम आज तो ऐसी बातें मत कीजिए। हम बस थोड़ा सा अच्छा खाना बनाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, आज बना लो, लेकिन ये रोज रोज का ड्रामा नहीं चलेगा। ये जो आप लोगों ने पैसे उड़ाने की आदत डाल रखी है ना, इसे सुधार लीजिए। मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा तो मत कहो बहू। तो फिर क्या कहूँ? आप लोग तो बस पैसे बर्बाद करना जानते हैं। मेरे पापा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं और आप लोग यहाँ पनीर की दावतें उड़ा रहे हैं। ये आखिरी बार है, समझ गए आप? बरखा तमतमाते हुए रसोई से निकलकर हॉल में आ जाती है और सोफे पर पैर पसार कर बैठ जाती है और फौरन रिमोट उठाकर एसी चला लेती है। रसोई में सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेबसी से मौसमी की तरफ देखती है। मौसमी अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती है। मौसमी बेटा, हमारे कैसे दिन आ गए हैं। कल तक हम अपने घर में वो वैभव देखते थे कि अगर खाना बच जाता था तो हम अपने नौकरों को दे देते थे और वो भी दुआएं देते थे, और आज हमें अपने ही घर में एक टुकड़ा पनीर बनाने के लिए भी 100 बातें सुननी पड़ रही हैं। मम्मी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भाभी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। जब से पापा के बिजनेस में घाटा हुआ है और उनके पापा ने हमारी मदद की है, वो तो जैसे हमें अपना गुलाम ही समझने लगी है। आज मयंक का जन्मदिन है, सोचा था आज उसे उसकी पसंद का खाना खिलाकर थोड़ी खुशी दूंगी, पर इस घर की हवा में तो सिर्फ कड़वाहट ही खुली हुई है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो मयंक के सामने भी ये सब न बोल दे। मम्मी, आप खाना बनाइए, भाई आएगा तो हम सब मिलकर उसे विश करेंगे। भाभी की बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। मयंक खुश है, लेकिन उसे घर के तनाव का अंदाजा है। राकेश जी चुपचाप अपना सिर झुकाए खाना खा रहे हैं। बरखा बार बार अपनी प्लेट में पनीर के टुकड़ों को देख रही है, जैसे वो उसे गिन रही हो। मौसमी, खाना खाने के बाद फ्री रहना। मुझे टेलर के यहाँ से अपना ब्लाउज मंगाना है, वो तो जरूरी है। मुझे शाम को एक किटी पार्टी में जाना है। भाभी, दोपहर की धूप बहुत तेज है, क्या मैं शाम को चली जाऊँ? अभी बाहर लो चल रही है। शाम को? शाम को तो मुझे पहनना है उसे। तुम अभी जाओगी, और हाँ, ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पता है तुम लोगों की हालत क्या है। बरखा अपने पर्स से कुछ नोट निकालती है और बड़ी बेरुखी से मौसमी की ओर फेंक देती है। नोट टेबल पर बिखर जाते हैं। मयंक और राकेश जी ये देखकर अंदर ही अंदर तिलमिला उठते हैं, पर खामोश रहते हैं। ये लो पैसे, और अभी के अभी जाओ और लेकर आओ। मुझे वो ब्लाउज अभी चाहिए। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। इस घर में रहने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाभी, मैं लेकर आती हूँ। मौसमी भरी दोपहरी की कड़क धूप में बाहर जाती है। जब वो करीब 1 घंटे बाद वापस आती है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। शाम को समीर और मयंक काम से वापस आते हैं। समीर को मौसमी कहीं दिखाई नहीं देती तो मम्मी, मौसमी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ होंगी? कर रही होंगी आराम अपने कमरे में महारानी। काम के नाम पर तो बस बुखार चढ़ जाता है उसे। नहीं नहीं समीर बेटा, वो मौसमी दोपहर में बाहर धूप में गई थी ना, बरखा का कुछ सामान लाने, तो शायद उसे लू लग गई है। वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी तो मैंने ही उसे लेटने को कहा है। लो कर लो बुराई अपने बेटे से। अब क्या सामान मंगाना भी जुर्म हो गया है? समीर, देखो तुम्हारी माँ कैसे मुझे विलेन बना रही है। बस जरा सा बाहर क्या गई, ड्रामा शुरू हो गया। बरखा, कम से कम इतना बुरा तो मत कहो। वैसे तुम्हें पता भी है कि बाहर कितनी धूप थी। मौसमी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। हाँ, तुम तो अपनी बहन का ही पक्ष लोगे। जाओ देख लो अब अपनी महारानी बहन को। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, यहाँ तो मेरा दम घुटता है। बरखा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समीर थका हुआ सोफे पर बैठ जाता है। राकेश जी भी बाहर से आते हैं और समीर के पास बैठते हैं।
पापा, काश हमारे ऐसे दिन ना आए होते कि हमें बरखा के पापा से मदद लेनी पड़ती। आज उनकी वजह से ये घर चल रहा है, इसलिए वो हम सबको नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बेटा, मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। हमारा कारोबार अगर उस बिजनेस पार्टनर ने हमें धोखा देकर नहीं डुबोया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हम कोई गए गुजरे तो नहीं थे, हमारा भी नाम था शहर में। बस कुछ ही दिनों की बात है पापा, मैं और मयंक मेहनत कर रहे हैं। एक बार सब ठीक हो जाए ना बस, तो फिर हमारी स्थिति पहली जैसी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले उनके पैसे लौटाएंगे। मुझे रोज 2 बातें सुनना अब बर्दाश्त नहीं होता। भाई, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर फिलहाल तो हमें भाभी की बातें सुननी ही पड़ेंगी। उनकी वजह से ही हमारे घर का खर्च निकल रहा है। अगले दिन बरखा अपनी सहेली रश्मि से फोन पर बात कर रही होती है। रश्मि उसे उसके घर के हालात और देवर की शादी के बारे में पूछती है। हाँ रश्मि, मयंक की शादी का तो सोच रहे हैं ये लोग, पर मैं डरी हुई हूँ। देखो, मैं बड़े घर की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो इन लोगों को संभाल लेती हूँ। पर अगर मयंक की बीवी भी मेरी तरह किसी बड़े घर की आ गई तो वो अपना रौब जमाएगी, फिर मेरी कौन सुनेगा। तो फिर किसी सीधी सादी घर की लड़की देखना बरखा, जो तेरी बातें माने और घर का काम भी कर ले। बिल्कुल, मैं तो अपनी देवरानी ऐसी लाऊंगी जो गरीब घर की हो, जिसे मैं जैसे चाहूँ वैसे नचा सकूं। गरीब घर की लड़की होगी तो दबी रहेगी और घर का सारा काम भी करेगी। मेरी नजर में एक लड़की है वाणी, बहुत ही गरीब घर की है, सीधी सादी है। तू कहे तो बात चलाऊं? हाँ जरूर, मुझे उसके बारे में और बता जरा। रात को खाना खाने के बाद बरखा सुलेखा के पास जाती है। सुलेखा थोड़ी डरी हुई है कि अब क्या नया हंगामा होगा। सुलेखा के कमरे में मयंक भी होता है। मम्मी जी, मयंक का बड़ा हो गया है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, घर के काम भी बहुत बढ़ गए हैं। आप और मौसमी से संभलती नहीं हैं। मैंने मयंक के लिए एक लड़की देखी है। लड़की? कौन है वो बहू और कहाँ की है? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, लड़की मेरी पसंद की है। गरीब घर की है तो कम से कम नखरे तो नहीं करेगी और इस घर को ठीक से संभालेगी। मैंने तय कर लिया है कि इस घर में अगर कोई देवरानी आएगी तो वही आएगी जिसे मैं पसंद करूंगी। पर बहू, मयंक से तो पूछ लो, उसकी पसंद भी तो मायने रखती है। मयंक क्या कहेगा? क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पसंद की शादी कर सके? याद रखिए, शादी का सारा खर्च भी मेरी तरफ से होगा, इसलिए जुबान बंद रखिए और जो मैं कह रही हूँ वो मान लीजिए। सुलेखा और समीर बेबसी में एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पता है कि बरखा के खिलाफ जाना उनके बस में नहीं है। तभी सुलेखा मयंक को समझाती है। बेटा मयंक, देखो, एक बड़े घर की लड़की बरखा हमारे घर में है ही, उसके रंग ढंग तो तुम देख ही रहे हो। ये वाणी जो आएगी वो छोटे घर की है, बेचारी सब संभाल लेगी और हमें बरखा के जुल्मों से भी शायद थोड़ा बचा ले। वो दबी रहेगी तो घर में शांति रहेगी। ठीक है मम्मी, अगर आप सबको लगता है कि इसी में घर की भलाई है तो मैं तैयार हूँ। कुछ ही हफ्तों में मयंक और वाणी की शादी हो जाती है। वाणी एक बहुत ही साधारण और सुंदर लड़की है। शादी के दिन बरखा सबके सामने बहुत मीठी बनती है, जैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी जेठानी हो। लेकिन मुंह दिखाई की रस्म के वक्त उसका असली चेहरा बाहर आने लगता है। वाह बरखा बहू, तुम्हारी देवरानी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल गाय जैसी सीधी लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर गरीब घर की जो है, बेचारी के पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं थे शादी के लिए। मैंने तो इसके ऊपर दया करके इसे इस घर की बहू बनाया है, वरना इसके नसीब में इतना बड़ा घर कहाँ था। भाभी चुप रहो, अभी मेहमान है यहाँ, मुस्कुराओ और सबका आशीर्वाद लो। वाणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुप रहती है। जैसे ही सारे मेहमान चले जाते हैं, बरखा अपना असली रूप दिखाती है। अगले दिन वाणी की पहली रसोई की रस्म होती है। बरखा जानबूझकर अपनी 5-6 सहेलियों को लंच पर बुला लेती है। वाणी, इधर आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तो सुनो, मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है, तुम्हें उनके लिए शाही खाना बनाना होगा। जी भाभी, मैं बना लूंगी। क्या क्या बनाना है? पनीर की 2 सब्जियां, दाल मखनी, रायता, पुलाव और कम से कम 50-60 रोटियां। मेरी सहेलियां यहाँ खाएंगी भी और उनके साथ पैक करवा कर भी ले जाएंगी। और हाँ, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये रस्म तुम्हारी है तो सारा काम तुम्हें ही करना होगा। बहू, इतनी सारी रोटियां और इतना सारा खाना अकेली वाणी कैसे बनाएगी? मैं और मौसमी थोड़ी मदद कर देते हैं। खबरदार जो किसी ने रसोई में कदम रखा। मम्मी जी, आप अपना काम कीजिए। वाणी, तुम्हें पता चलना चाहिए कि इस घर में रहने की कीमत क्या है। जी भाभी। और वाणी, सुबह के अभी 6 बजे हैं, पहले पूरे घर का झाड़ू पोंछा करो, ऊपर से नीचे तक एक भी कोना गंदा नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद बाजार जाओ और सब्जियां लेकर आओ। भाभी, मुझे बाजार का रास्ता नहीं पता और बाहर बहुत धूप है। रास्ता पूछ लेना किसी से। और सुन लो, तुम रिक्शा या ऑटो से नहीं जाओगी, पैदल ही जाओगी। पैसे पेड़ पर नहीं लगते जो तुम्हें मैं रिक्शे के लिए दूं।
वानी बेचारी भारी मन से घर की साफ सफाई करती है। उसका हाथ झाड़ू लगाते लगाते थक जाते हैं, पर बरखा सोफे पर बैठकर उसे टोकती रहती है। सफाई के बाद वानी चिलचिलाती धूप में बाजार जाती है। वो 2-3 भारी झोले लेकर पैदल वापस आती है। पसीने से उसकी साड़ी भीग चुकी होती है। भाभी ये लीजिए सब्जियां, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या 5 मिनट बैठ जाऊं? बैठने के लिए नहीं बुलाया है तुम्हें यहाँ। पहले हिसाब दो, एक एक पैसे का हिसाब लिखवाओ। कौन सी सब्जी कितने की आई है? वानी कांपते हाथों से हिसाब देती है। बरखा हाथ में सब्जियां उठाकर देखते हुए उसे एक एक पैसे के लिए जलील करती है। ये भिंडी इतनी महंगी क्यों लाई? और ये धनिया, क्या लूट मचा रखी है बाजार वालों ने? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। अब जाओ रसोई में और खाना बनाना शुरू करो, मेहमान 1 बजे तक आ जाएंगे। वानी भूखी प्यासी रसोई में लग जाती है। 1 बजे बरखा की सहेलियां आती हैं। वो लोग वानी का मजाक उड़ाती हैं। अरे बरखा, तेरी देवरानी तो बिल्कुल नौकरानी जैसी लग रही है। देख कैसे पसीने में लथपथ है। नौकरानी ही तो है, मैं इसे काम के लिए ही तो लाई हूँ। वानी, पानी लाओ सबके लिए जल्दी। वानी सबको पानी देती है, खाना परोसती है। सहेलियां खाना खाती हैं और पैक करवा कर ले जाती हैं। रात को वानी बुरी तरह से थककर अपने कमरे में गिर पड़ती है। मयंक उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। वानी, तुम ठीक तो हो? मम्मी बता रही थी कि भाभी ने तुमसे बहुत काम कराया। मयंक, भाभी ने मुझे 50-60 रोटियां और ढेर सारा खाना बनवाया और पूरे घर की सफाई भी कराई। मैं बहुत थक गई हूँ। वानी, मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हमारा कारोबार बिल्कुल डूब गया है। अब जो कुछ भी चल रहा है वो बरखा भाभी के पापा के पैसों से चल रहा है, इसलिए हम सब उनकी बात मानने पर मजबूर हैं। बस कुछ दिनों की बात है, मैं अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लूंगा। तब तक तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मैं कोशिश करूंगी मयंक, पर उनका व्यवहार बहुत डरावना है। 2 दिन बाद सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है कि बरखा के कमरे में चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वानी, जो रात को देर से सोई थी, हड़बड़ाकर उठती है और अपनी साड़ी ठीक करते हुए बाहर भागती है। सुलेखा और मौसमी भी रसोई के पास सहमी हुई खड़ी हैं। बरखा हाथ में अपनी खाली चाय की प्याली लिए खड़ी है। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी नहीं बल्कि जहर भरा हुआ है। वाणी, कहाँ मर गई तुम? क्या यहाँ महारानी की तरह सोने के लिए आए हो? सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी तक मेरी बेटी तैयार नहीं हुई। तुम्हें पता भी है मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। सॉरी भाभी, वो रात को बर्तन साफ करते करते 2 बज गए थे, तो आँख जरा देर से खुली। मैं अभी बस 2 मिनट में चाय लाती हूँ। बहाने मत बनाओ, रात को काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब चुपचाप रसोई में जाओ और सुनो, आज नाश्ते के बाद तुम्हें बाजार जाना है। घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। बहू, कल ही तो वाणी इतनी सारी सब्जियां लेकर आई थी। अभी तो फ्रिज भरा हुआ है, धूप में उसे दोबारा भेजने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मुझे ताजी सब्जियां खानी हैं, कल की बासी नहीं। और वानी, सुन लो, हफ्ते भर की सब्जी एक साथ मत उठा लाना। रोज मंडी जाओगी और रोज ताजी सब्जी लेकर आओगी। मुझे फ्रिज में रखा हुआ कचरा नहीं खाना। भाभी, बाहर बहुत लू चल रही है, क्या मैं हफ्ते भर का सामान एक साथ ले आऊं? इससे पैसे भी बचेंगे और मुझे बार बार धूप में नहीं जाना पड़ेगा। पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा, या तुम्हारे मायके से दहेज में नोटों की गड्डियां आई हैं? ये मेरा घर है, मेरे बाप के पैसे से चल रहा है। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो। रोज सुबह और शाम मंडी जाओगी, समझी तुम? वानी की आंखों में अपमान के आंसू भर जाते हैं। वो चुपचाप रसोई में जाती है और चाय बनाकर बरखा को देती है। नाश्ते के बाद जब सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका होता है, बरखा उसे एक लंबी लिस्ट थमा देती है। वानी बाजार के लिए निकलती है। पसीने से तरबतर वानी जब सब्जियों के भारी थैले लेकर वापस लौटती है तो उसकी सांसें फूल रही होती है। भाभी, ये लीजिए सब्जियां। मैं जरा 2 मिनट बैठ जाऊं, मेरा सर बहुत चकरा रहा है। अरे, ये टमाटर इतने गले हुए क्यों लाई हो? और अदरक कहाँ है? मैंने लिस्ट में अदरक लिखा था ना। अदरक? ओह भाभी, लगता है मैं भूल गई, बहुत भीड़ थी वहाँ। भूल गई? दिमाग घर रख कर गई थी क्या? अभी वापस जाओ और अदरक लेकर आओ। मुझे अभी चाय पीनी है और बिना अदरक के मुझे चाय पसंद नहीं है। भाभी, अभी तो मैं आई हूँ, कम से कम 1 गिलास पानी तो पी लेने दीजिए। बाहर आग बरस रही है। कोई पानी वानी नहीं, पहले अदरक लाओ फिर बैठना। और खबरदार, जो ऑटो किया, पैदल जाओगी पैदल आओगी, जाओ। वानी लड़खड़ाते कदमों से दोबारा बाहर निकलती है। उसे अपनी किस्मत पर रोना आता है। उसे अपनी सहेली की बातें याद आती हैं जो कहती थी कि ससुराल में सब प्यार करेंगे। वो मन ही मन बुदबुदाती है। हे भगवान, ऐसी जेठानी से तो दुश्मन अच्छे हैं। कम से कम दुश्मन सामने से वार तो करता है, ये तो तिल तिल मार रही है। अब जब वानी वापस आती है और रसोई में काम करने लगती है तो सुलेखा उसकी हालत देख नहीं पाती। वाणी बेटा, तू बैठ जा, मैं और मौसमी जरा सब्जी छील देते हैं। बरखा अपने कमरे में सो रही है, उसे पता नहीं चलेगा। नहीं मम्मी जी, अगर वो जग गई और उन्होंने देख लिया तो वो आप पर भी चिल्लाएंगी। मुझे करने दीजिए।
सुलेखा फिर भी वानी के हाथ से चाकू छीन लेती है और काम करने लगती है। तभी अचानक बरखा का दरवाजा खुलता है। वो हाथ मलते हुए बाहर आती है और रसोई का नजारा देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। क्या हो रहा है यहाँ मम्मी जी? मौसमी, मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि इसकी मदद मत करना। आप लोग फिर इसकी मदद के लिए आ गए। इसे बिगाड़ क्यों रहे हैं आप? बहू देख तो सही, बच्ची का चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। वो 2 बार बाजार हो आई है, थोड़ी इंसानियत तो दिखा। इंसानियत? मेरी इंसानियत देखनी है? ठीक है, आज से मैं घर का सारा खर्चा बंद कर रही हूँ। मयंक और समीर से कह देना कि अब दाना पानी खुद जुटाएं। मैं जा रही हूँ अपने मायके। आप लोग भीख मांगते रहना, तब पता चलेगा इंसानियत क्या होती है। भाभी, आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मम्मी तो बस मदद कर रही थी। मौसमी, तुम चुप रहो, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। मम्मी जी, या तो ये वाणी सारा काम अकेले करेगी या फिर आप दोनों मिलकर सारा काम करोगी। मुझे कोई तीसरा बंदा रसोई में नहीं दिखना चाहिए, समझ गए आप? बरखा के डर से सुलेखा पीछे हट जाती है। वानी फिर से काम में जुट जाती है। अगले दिन बरखा उसे एक नया फरमान सुनाती है। वाणी, आज छत की सफाई करनी है। ऊपर बहुत धूल जमी है और गमले भी इधर उधर बिखरे हैं। पहले छत से लेकर नीचे आंगन तक की सफाई करो, उसके बाद खाना बनाना। आज सब्जी नहीं बनेगी, सब दाल से खा लेंगे। बाजार मत जाना, बस ये सफाई हो जानी चाहिए। भाभी, छत पर तो बहुत धूप होगी, क्या मैं शाम को कर लूं? अभी मतलब अभी? दोपहर की रोशनी में सफाई अच्छी दिखती है? जाओ। दोपहर के 2 बज रहे हैं। वानी छत पर झाड़ू लगा रही है। सीमेंट की छत तवे जैसी तप रही है। वानी के पास सैंडल नहीं है क्योंकि बरखा ने उसे चप्पल पहनकर जाने के लिए मना किया था। नंगे पैर वो गर्म छत पर तड़प कर सफाई कर रही थी। पड़ोस की छत पर रहने वाली औरत ये सब देख रही है। हे भगवान, ये मेरी जेठानी कितनी बुरी है, इससे अच्छे तो दुश्मन ही है। अरे देखो, ये नई बहू तो नंगे पैर छत साफ कर रही है। इसकी जेठानी तो बिल्कुल डायन है, डायन। बेचारी बच्ची के पैर जल रहे होंगे। सही कह रही हो बहन, कितना जुल्म करती है वो बरखा इस बेचारी पर। इससे अच्छा तो दुश्मन ही अच्छे हैं, कम से कम वो इतना नीचे तो नहीं गिरते। पर हम क्या कर सकते हैं? सफाई खत्म करके जब वानी नीचे आती है तो उसके पैरों के तलवों में लाल लाल छाले पड़ चुके होते हैं। वो दर्द से करहाते हुए सोफे के कोने पर बैठती है। भाभी, मेरे पैरों में बहुत जलन हो रही है, छाले पड़ गए हैं। क्या मैं थोड़ा आराम कर लूं? कोई छाले वाले नहीं पड़े हैं। ड्रामा करना तो कोई तुमसे सीखे। थोड़ा सा गरम क्या लग गया, मरने की बातें करने लगी। चलो उठो, रसोई में जाओ और खाना बनाओ। अभी समीर और मयंक आते होंगे, काम चोरी नहीं चलेगी यहाँ। वानी रोते हुए रसोई में जाती है। शाम को मयंक आता है और वानी के पैरों में पट्टी बंधी देखकर घबरा जाता है। वानी, ये क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? तुम चल क्यों नहीं पा रही हो? कुछ नहीं मयंक, वो बस छत साफ करते समय भाभी ने कहा था। भाई देखो भाभी क्या कर रही हैं, वानी के पैर जल गए हैं। क्या ये सब बर्दाश्त करना जरूरी है? मयंक शांत हो जा, मुझे पता है ये गलत हो रहा है, पर बरखा के पापा ने हमें कल ही एक नया बिजनेस प्रपोजल भेजा है। अगर हमने अभी बरखा को कुछ कहा तो वो सब खत्म कर देगी। हमें बस थोड़े दिन और सब्र करना होगा। वानी ये सब सुन रही है। उसे समझ आ जाता है कि इस घर में उसकी तकलीफ से ज्यादा अहमियत पैसों की है। कुछ दिन बाद बरखा की सहेलियां फिर से घर आती हैं। बरखा उन्हें अपने कमरे में बिठाती है और वानी को बार बार ऊपर नीचे दौड़ाती है। वानी, जरा ठंडी शिकंजी बना कर लाओ, रश्मि को प्यास लगी है। वानी शिकंजी लेकर आती है। ये क्या, बर्फ कम है? वापस जाओ और ज्यादा बर्फ डाल कर लाओ। बरखा, तूने तो अपनी देवरानी को बिल्कुल उंगलियों पर नचा रखा है। मानना पड़ेगा यार, तेरी ट्रेनिंग जबरदस्त है। और नहीं तो क्या, ये गरीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। इन्हें जितना दबा कर रखो उतना ही सीधे चलती हैं। एक दिन मेरा सब्र टूटेगा भाभी, और उस दिन आपको पता चलेगा कि एक गरीब इंसान की बद्दुआ क्या होती है। अगले दिन वानी बाजार से लौट रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है और वो सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं गीता उसे देख लेती है और वो लोगों की मदद से उसे घर पहुंचाती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बरखा, ये बच्ची बाजार में बेहोश हो गई थी। देखो इसकी हालत, कितना काम करवाओगी इससे? तुम इंसान हो या पत्थर? तुमसे अच्छे तो दुश्मन है जो कम से कम जान तो नहीं लेते। आप अपने काम से काम रखिए, मेरे घर में दखल देने की जरूरत नहीं है। ले जाइए इसे अंदर। गीता के जाते ही बरखा वानी को झकझोर कर उठाती है। ये क्या तमाशा था? जानबूझकर पड़ोसियों के सामने बेहोश हुई ताकि मुझे बुरा दिखा सको? तुम्हें लगता है कि तुम सहानुभूति लूट लोगी? नहीं भाभी, सच में चक्कर आ गया था। बरखा का हाथ उठता है और एक जोरदार चांटा वानी के गाल पर पड़ता है। वानी फर्श पर गिर जाती है। तभी सुलेखा दौड़ कर आती है। बरखा, ये क्या किया तूने? हाथ उठा दिया बहू पर। मम्मी जी चुप रहिए, अगर इसने दोबारा ऐसा नाटक किया तो मैं इसका और भी बुरा हाल करूंगी।
और आप सुन लीजिए, अगर आप लोगों को जरा भी तकलीफ है तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और बाहर निकल जाइए। ये घर मेरे दम पर चल रहा है, याद है ना? वानी जमीन पर पड़ी सिसक रही है। सुलेखा उसे सहारा देकर उठाती है। बरखा तमतमाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुलेखा उसे पानी पिलाती है। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, भगवान सब देख रहा है। मम्मी जी, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे समझ आ गया है कि इस घर में सिर्फ जुल्म की भाषा ही चलती है। ऐसी जल्लाद जेठानी से अच्छे तो दुश्मन ही है। अगले दिन दोपहर में बरखा अपने कमरे से निकलती है। उसे बहुत प्यास लगी होती है। वानी, ओ वानी, जरा पीने के लिए गुनगुना पानी लाओ, मेरा गला थोड़ा खराब लग रहा है। जी भाभी, लाती हूँ। वानी रसोई में जाती है और पानी गर्म करने लगती है। उसका ध्यान कहीं और होता है। पानी हल्का सा गर्म ज्यादा हो जाता है। वो कप लेकर बरखा के पास आती है। बरखा जैसे एक घूंट पीती है तो वो चिल्ला उठती है। जल गई, मेरा गला जल गया। तुमने जानबूझकर उबलता हुआ पानी दिया, मुझे मारना चाहती हो तुम। नहीं भाभी, वो गलती से थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी। सॉरी? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि गर्म पानी क्या होता है। तुमने मेरा गला जलाने की कोशिश की है ना, अब देखो दुश्मन क्या होता है। तुम रोज बोलती हो ना कि ऐसी जेठानी से अच्छे दुश्मन है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली दुश्मनी। बरखा झपट्टा मारकर वानी का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए रसोई की तरफ ले जाती है। वानी चिल्ला रही होती है पर बरखा की ताकत के आगे वो बेबस है। बरखा गैस पर बड़ा तपेला रखती है और उसमें पानी भरकर उसे पूरी आंच पर चढ़ा देती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे डर लग रहा है। डर? अभी तो तुमने डर देखा ही कहाँ है। जब तक ये पानी खोलेगा तब तक तुम यहीं खड़ी रहोगी और अपनी मौत का इंतजार करोगी। मैंने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा लिया है, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पानी खौलने लगता है, भाप निकलने लगती है। बरखा की आंखों में एक अजीब सी सनक सवार है जो उसे सही गलत का फर्क ही नहीं करने दे रही है। अब देखो वाणी, क्या होता है गर्म पानी। तुमने मुझे जलाया था ना, अब ये लो। इससे पहले कि वानी कुछ समझ पाती, बरखा उसका हाथ पकड़कर खौलते हुए पानी के तपेले में डाल देती है। बचाओ मम्मी जी, मयंक बचाओ। वानी की रूह कंपा देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठती है। बरखा यही नहीं रुकती, वो तपेला उठाती है और वही खौलता हुआ पानी वानी के पैरों पर भी डाल देती है। वानी तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ पैर की खाल उधड़ जाती है। इसे कहती है असली दुश्मनी। देख लिया, अब दोबारा मत कहना कि मेरी जेठानी से अच्छी दुश्मन है। रसोई के फर्श पर वानी तड़प रही है। उसकी चीखें दीवार चीरती हुई पूरे मोहल्ले में गूंज उठी हैं। खौलते हुए पानी ने उसके कोमल हाथों और पैरों की खाल को जलाकर रख दिया है। सफेद चाले उभर आए हैं और जगह जगह से लाल कच्चा मांस दिखाई दे रहा है। सुलेखा और मौसमी बदहवास होकर रसोई की तरफ भागती हैं। सामने का नजारा देखकर दोनों के कलेजे मुंह को आ जाते हैं। बरखा हाथ में खाली तपेला लिए खड़ी है। उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि एक डरावनी जीत की चमक है। अरे ये क्या कर दिया तूने? हाय मेरी बच्ची। वाणी, आंखें खोल बेटा। बरखा, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या जुल्म है? भाभी, ये आपने क्या किया? इनके हाथ पैर तो बिल्कुल झुलस गए हैं। आप इतनी गिर सकती हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। चुप रहो तुम दोनों, बहुत वकालत कर रही हो इसकी। इसने मेरा गला जलाने की कोशिश की थी, उबलता पानी पिलाया था मुझे। बस अब बहुत हुआ बरखा। अब तक हम तेरी हर ज्यादती सहते रहे क्योंकि हम तेरे बाप के टुकड़ों पर पल रहे थे, पर आज तूने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता जैसे तूने अपनी देवरानी के साथ किया है। ये दुश्मनी नहीं, ये कत्ल की कोशिश है। सुलेखा फौरन रसोई से बाहर भागती है और पड़ोसन के घर की ओर दौड़ती है। बहन जी, जरा सुनिए, जल्दी मेरे बेटे समीर और मयंक को फोन लगवाइए। मेरी छोटी बहू वाणी जल गई है, उस बरखा ने उसे जला दिया। जल्दी कीजिए वरना वो मर जाएगी। क्या ये लड़की तो पागल हो गई है? मैं अभी फोन करती हूँ समीर को, अब घबराइए मत। थोड़ी देर में समीर और मयंक अपनी मोटरसाइकिलें घर के बाहर पटकते हुए अंदर भागते हैं। मयंक जब रसोई में अपनी पत्नी की बेसुध और जली हुई हालत में देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वानी, वानी उठो, भाई देखो उसके पूरे हाथ पैर जल गए हैं। जहर है तू बरखा, सिर्फ जहर। आज अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। अरे दूर हट जा यहाँ से, शर्म आती है कि तुझे कि तू मेरी पत्नी है। मयंक जल्दी से उठाओ, हमें तुरंत वानी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। मयंक और समीर वानी को चादर में लपेटकर गाड़ी में डालते और अस्पताल की ओर भागते हैं। पीछे पीछे सुलेखा और मौसमी भी रिक्शे से पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर वानी की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है, ये 3rd डिग्री बर्न्स लग रहे हैं और जिस तरह से पानी गिरा है ये साफ दिख रहा है कि किसी ने जानबूझकर इनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाला है। मयंक जी, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, ये पुलिस केस है। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है कीजिए, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वो बहुत दर्द में है। इसी बीच सुलेखा ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बरखा के पिता दीनदयाल और मां शांति को फोन करके अस्पताल बुला लिया। उन्हें लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। दीनदयाल और शांति हड़बड़ाए हुए अस्पताल पहुंचते हैं।
राकेश भाई, सुलेखा बहन जी, क्या हुआ? बरखा का फोन आया था कि कुछ अनहोनी हो गई है। वानी बेटा कैसी है? दीनदयाल जी, आप मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं। आपने हमारी मदद की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। पर आपकी बेटी ने आज हमारी बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की है। देखिए अंदर जाकर उस मासूम का क्या हल किया है इसने। नहीं नहीं, मेरी बरखा ऐसा नहीं कर सकती। वो थोड़ी तेज मिजाज की जरूर है, पर इतने ही निर्दय नहीं है। आंटी, आप झूठ बोल रही है। या आपको पता ही नहीं कि आपकी बेटी घर में क्या तांडव मचाती है। वो हमें जानवरों की तरह ट्रीट करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमें पैसे देते हैं। वो हमें अपना गुलाम समझती है। दीनदयाल का सिर शर्म से झुक जाता है। वो अंदर जाकर कांच के पीछे से वानी को देखते हैं, जो पट्टियों में लिपटी दर्द से करा रही है। तभी पुलिस के 2 सिपाही और एक इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं। हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ एक बर्न केस आया है जो सस्पेक्टेड है। मरीज का पति कौन है? मैं हूँ सर। मेरी पत्नी के साथ ये सब मेरी भाभी बरखा ने किया है। मैं बयान देने को तैयार हूँ। बरखा वहां एक कोने में खड़ी कांप रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि खेल उसके हाथ से निकल गया है। वो दौड़कर अपने पिता के पास जाती है। पापा, पापा प्लीज मुझे बचाइए। मेरा इरादा उसे इतना जलाने का नहीं था, वो तो बस गुस्से में। आप अपनी पहचान लगाइए पापा, पुलिस को रोकिए। चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़े से घर में भेजा था, इसलिए नहीं कि तू दूसरों की बेटियों पर जुल्म करे। मैं तो ये सोचकर मदद कर रहा था कि मेरे दोस्त का घर संभल जाए, पर तूने तो उस मदद को अपना हथियार बना लिया। पापा प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहती। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए। अगर मेरी बेटी अपराधी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि वानी को होश आ गया है। पुलिस बयान लेने के लिए अंदर जाती है। सब लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। बरखा को लग रहा है कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। बेटा डरो मत, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? क्या तुम्हारी जेठानी ने तुम पर गर्म पानी डाला? वानी की आंखों में आंसू हैं। वो दर्द से करा रही है। वो एक नजर बाहर खड़े मयंक और डरी हुई बरखा की तरफ देखती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नहीं सर, ये किसी ने नहीं किया। क्या? डॉक्टर तो कह रहे थे कि यह हमला है। क्या तुम पर कोई दबाव है? नहीं सर, मेरी ही लापरवाही थी। मैं रसोई में काम कर रही थी। अचानक मेरा पैर फिसला और खौलता हुआ तपेला मेरे ऊपर उलट गया। मेरे हाथों से रोकने की कोशिश में जल गए। किसी की कोई गलती नहीं है, ये बस एक हादसा था। बाहर खड़े सभी लोग, खासकर बरखा, ये सुनकर सन्न रह जाती है। इंस्पेक्टर और डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं, पर क्योंकि मरीज खुद इसे एक्सीडेंट बता रहा है, वो कुछ नहीं कर पाते। देखिए, मरीज ने अपना बयान दे दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर याद रखिए, सच छुपता नहीं है। पुलिस के जाने के बाद सब लोग वानी के पास आते हैं। बरखा जमीन पर बैठ जाती है और फफक फफक कर रोने लगती है। वानी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया, क्यों? क्योंकि भाभी, जेठानी से अच्छे दुश्मन वाली बात मैं साबित नहीं होने देना चाहती थी। अगर मैं आपको जेल भेज देती तो इस घर का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाता। मेरे मयंक और समीर भाई का सर झुक जाता। दुश्मन तो चोट पहुंचाते हैं, पर परिवार तो घाव भरता है ना। मुझे लगा शायद इस आग में आपकी कड़वाहट जल गई होगी। मुझे माफ कर दो वाणी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मयंक, समीर। मैं अहंकार में अंधी हो गई थी। मुझे लगा पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर आज वाणी ने मुझे वो दे दिया जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती, मेरी इज्जत और मेरी आजादी। बेटा वाणी, आज तूने साबित कर दिया कि संस्कार गरीबी या अमीरी से नहीं आते, वो दिल से आते हैं। राकेश भाई, मुझे गर्व है कि मेरी बेटी को आप जैसा परिवार और वानी जैसी देवरानी मिली। 1 महीना बीतता है। वानी अब घर लौट आई है। हालांकि उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हैं। बरखा पूरी तरह से बदल चुकी है। वो रसोई में खड़ी खाना बना रही है और वानी को सोफे पर बिठा रखा है। वाणी, चुपचाप बैठी रहो। डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हें आराम करना है। और सुनो मम्मी जी, आज से घर का सारा काम मैं करूंगी। वाणी जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होती, ये इस घर की छोटी रानी बनकर रहेगी। देख रहे हो राकेश जी, आखिरकार हमारे घर में खुशहाली आ ही गई। भाभी, आप भी तो थक जाएंगी। अब ये बड़ी बहन की जिम्मेदारी है वाणी। तूने मुझे नया जन्म दिया है। अब देख, मैं ये घर कैसे स्वर्ग बनाती हूँ। अब से हम देवरानी जेठानी नहीं, सगी बहनें बनकर रहेंगे। मयंक और समीर दरवाजे पर खड़े ये नजारा देख रहे हैं। समीर ने मयंक के कंधे पर हाथ रखा है। मयंक देख, अब खुशबू कड़वाहट की नहीं, प्यार की आ रही है। हाँ भाई, वाकई कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए खुद को थोड़ा जलाना पड़ता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। बरखा खुद अपने हाथों से वाणी को निवाला खिलाती है। घर का तनाव खत्म हो चुका है और उसकी जगह अब खिलखिलाहट ने ले ली है।